हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है बलोत्रा आश्रम के यूट्यूब चैनल पर। पहले हमने एक इसका जो आखिरी एमटीएस 2021 में जो पेपर हुआ था उसका जीके का सॉल्यूशन हमने चढ़ा दिया था। आज हम उसका अगला सेकंड सेक्शन है जो इंग्लिश का सॉल्यूशन है, उसका हम आज इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप सभी तैयार हो जाइए और आज हम ए सीरीज का पेपर लेते हैं। और ए सीरीज के पेपर में इंग्लिश के जो 25 सवाल आए थे उन 25 के 25 का हम सॉल्यूशन करेंगे, आंसर देखेंगे क्या इसका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ और आज हम अभी से प्रारंभ करते हैं कि एमटीएस में जो पेपर आए थे उसका इंग्लिश का लेवल कैसा था और कितना इजी था या हार्ड था। इसके बाद में हम रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के भी वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करेंगे और उसके बाद में आपको चारों में जितने नंबर आए हैं वो आपको कमेंट करके बताना है ताकि हम इसका ओरिजिनल और एकदम कहते हैं ना सटीक विश्लेषण करके इसका कट ऑफ निकाल सके। तो दोस्तों अभी हम बिना देरी किए आज का अपना जो पेपर सॉल्यूशन का जो पार्ट है इंग्लिश का उसे हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो 26 नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसमें ये कह रहा है कि जो नीचे दिया गया शब्द है उसका जो वन वर्ड है उसका वन वर्ड क्या होगा। ये जो एक सेंटेंस दिया हुआ है इसको एक शब्द में लिखना है तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा। तो हमारा क्वेश्चन है द साइंस ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज इज नॉन एज। इसका मतलब यह है कि शब्द और भाषा का विज्ञान जिसे हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, जिसका फिलोलॉजी जिसे हम कहते हैं। तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही हम दूसरे ऑप्शन के बारे में भी अभी जानेंगे कि ये दूसरे ऑप्शन है उनका क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन ए में कहा है कि प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी का मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म से संबंधित। फिर है एंथ्रोपोलॉजी, इसका होता है मानव विज्ञान या मानव शास्त्र। और फिर हमारे पास चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन बचा है आर्कियोलॉजी, जिसे हम पुरातत्व विज्ञान या फिर प्राचीन समय से संबंधित विज्ञान कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो फिलोलॉजी है, जिसे हम भाषा विज्ञान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है, इसी से संबंधित है, वन वर्ड से संबंधित है। A person in charge of a museum is known as। जो म्यूजियम का इंचार्ज होता है, जो हमारा संग्रहालय होता है उसका जो इंचार्ज होता है उसके लिए क्या वन वर्ड यूज किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों ये क्यूरेटर है। क्यूरेटर को हम जो म्यूजियम है उसका अध्यक्ष कहते हैं, इंचार्ज उसके पास होता है। तो इसका आंसर हमारा होगा क्यूरेटर। और अब ये जो इसके दूसरे ऑप्शन है उनके बारे में भी बात करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है एथेस्ट। और एथेस्ट में होता है कि ये नास्तिक जो किसी प्रकार के भगवान को नहीं मानता है। और फिर है इसका सी ऑप्शन है फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट में होता है कि जो टिकट संग्रह करने वाला व्यक्ति होता है उसे। और फिर है डी ऑप्शन है टीटो टेलर, जिसे हम कहते हैं मद्य त्यागी, जिसने मद्यपान, धूम्रपान ऐसे सभी प्रकार के जो नशीली वस्तुएं हैं उसको छोड़ने वाले को हम टीटो टेलर कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर था बी, जिसे क्यूरेटर कहते हैं। और क्यूरेटर को के लिए इस सवाल का जो अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम इज नॉन एज क्यूरेटर। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन के सामने है। ये भी इसी प्रकार का है, वन वर्ड से संबंधित क्वेश्चन है। द स्टोरी ऑफ वंस ऑन लाइफ इज कॉल्ड। द स्टोरी ऑफ वंस ऑन लाइफ इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं। ऐसी कहानी जो व्यक्ति के खुद के बारे में बताती है। तो इसका आंसर होगा ऑटोबायोग्राफी।
इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। अब हम दूसरे ऑप्शन के बारे में भी बात करते हैं कि ऑप्शन ए इज बाइब्लियोग्राफी, जिसे हम ग्रंथ सूची कहते हैं, बी ऑप्शन रेफरेंस, जिसे हम संदर्भ कहते हैं, और इसका डी ऑप्शन है जिसे हम कैलियोग्राफी कहते हैं, और कैलियोग्राफी को हस्तलिपि या हाथ से लिखी हुई कहते हैं। तो इसका आंसर सी इज करेक्ट, सी आंसर इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये भी वन वर्ड से संबंधित है, और इसमें भी वन वर्ड के बारे में पूछा है। द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक अपॉन पास्ट इवेंट्स से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसका आंसर रेट्रोस्पेक्शन है, और रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है पास्ट की इवेंट। इसका अर्थ होता है द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक अपॉन पास्ट इवेंट। अब हम इसका सही आंसर का पता चल गया, रेट्रोस्पेक्शन होता है। तो अब हम इसके दूसरे ऑप्शन है उसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि आगे वाले एग्जाम में ऐसे सवाल बनने की संभावना रहती है। तो इसलिए हम अब जानते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन, जिसका अर्थ होता है आत्ममंथन या फिर अंतर्मुखी, फिर एक्सट्रोस्पेक्शन, जिसका मतलब होता है बहिर्मुखी, और सी ऑप्शन हमारे पास है सर्कमस्पेक्शन, जिसका मतलब होता है समझदारी या फिर सावधानी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये भी इसी से संबंधित है, वन वर्ड से संबंधित है। ये क्या कह रहा है कि वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, जो सर्विस से सम्मान पूर्वक उसकी मुक्ति हो जाती है, सेवा मुक्ति होती है, तो उसे हम किस नाम से एक शब्द में जान सकते हैं। तो इसके भी दोस्तों 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन के बारे में हम पहले एक एक बात करते हैं। पहले जानते हैं इसका आंसर है रिटायर्ड, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं रिलीव्ड का मतलब होता है सेवा से मुक्ति, और डिस्चार्ज का मतलब होता है बर्खास्ती करना या फिर इसका भी मुक्ति करना होता है, और इमरिटस का मतलब होता है अवकाश प्राप्त। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब हम 31 क्वेश्चंस पर मूव ऑन करते हैं। तो ये रहा 31 क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है, इस सवाल में पूछा जा रहा है कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। मतलब ये है कि जो कैपिटल लेटर्स हमारे सामने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उससे संबंधित उसकी समान अर्थ रखने वाला शब्द कौन सा है, जिसे हम हिंदी में समानार्थी शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो इसके लिए जिसे हम इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। तो ये सिनोनिम्स से संबंधित सवाल है, और सवाल पूछा है इस्टेब्लिश का मतलब दोस्तों होता है स्थापित करना, और इससे संबंधित जो मिला जुला शब्द कौन सा है, निकटस्थ मिलता जुलता शब्द। तो इसमें टू स्टार्ट का मतलब होता है प्रारंभ करना, होल्ड ऑन मतलब डटे रहना, किसी भी परिस्थिति में डटे रहना। फिर है प्रूव का मतलब होता है प्रमाणित करना या फिर प्रमाण। फिर है अगला ऑप्शन है हमारे पास सेटअप का मतलब होता है जो मतलब स्टेब्लिश का है वही मतलब सेटअप का है, मतलब लगाना है या स्थापित करना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये भी सेम मीनिंग का सवाल है। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। इसमें पूछा है कमांड का सिनोनिम्स क्या है। तो दोस्तों कमांड का अर्थ होता है आदेश देना, और इसका कमांड का मतलब होता है आदेश देना, और इसका जो सिनोनिम्स है वो है ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। तो दोस्तों इसके एक एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो इसका ऑप्शन ए है उसका अर्थ है कंसल्ट का मतलब होता है सलाह लेना। फिर कंसोलेशन का मतलब होता है दिलासा, ढाढ़स बंधाना, इसे हम कंसोलेशन कहते हैं। और जो डी ऑप्शन हमारा है असाइनमेंट का मतलब होता है
किसी कार्य को पूरा करना या फिर कार्यभार। तो इसका सही आंसर इज सी, ऑर्डर, कमांड, दैट इज ऑर्डर इसका। अब हम 33 क्वेश्चंस पर मूव ऑन करते हैं। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में जो वर्ड लिखा हुआ है उसका समानार्थी या फिर सिनोनिम्स शब्द कौन सा है। तो पहले जानते हैं वर्थ। वर्थ का अर्थ होता है दोस्तों मूल्य, कीमत, और यहाँ पर जो इसके सिनोनिम से संबंधित सवाल है तो इसका आंसर होगा दोस्तों मेरिट, क्योंकि ये यहाँ पर मूल्य, वैल्यूज के मूल्य के बारे में है तो इसका आंसर होगा मेरिट। फिर हम एक एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। वर्थ, वर्थ, वर्थ का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही बदतर या फिर बहुत ही खराब स्थिति में। फिर है मेरिट, मेरिट को हम गुण कहते हैं जो वर्थ का सिनोनिम्स है। और सी ऑप्शन है हमारा फ्राइट, फ्राइट को कहते हैं आतंक या फिर डरा देना, भय। फिर हमारा डी ऑप्शन है पीटी, पीटी का मतलब होता है दया, करुणा या फिर तरस लाने वाले शब्द। तो इसका वर्थ का जो सिनोनिम्स है वो है मेरिट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 34 क्वेश्चंस पर मूव ऑन करते हैं। तो ये रहा 34 क्वेश्चन, ये भी सिनोनिम्स से संबंधित है। सेम मीनिंग टू द वर्ड, जो ये हमारा जो सेम सवाल है इसका जो सेम मीनिंग है मतलब सिनोनिम्स से संबंधित है। सिनोनिम्स को हो या फिर ये तो व्हाइट एलिफेंट है, इडियम्स है। तो इडियम्स का जो अर्थ है वो हमें पता है, इडियम्स के अर्थ किस प्रकार होते हैं। तो इडियम्स है व्हाइट एलिफेंट। तो व्हाइट एलिफेंट का अर्थ होता है कि जो महंगा, कॉस्टली बट यूजलेस थिंग्स, मतलब है तो महंगा लेकिन अभी जो उसकी उपयोगिता कम है उसे हम व्हाइट एलिफेंट इडियम्स कहते हैं। इसका प्रयोग ये होता है कि जो कीमती चीज है उसकी उपयोगिता अब इतनी नहीं है लेकिन चीज कीमती है। तो इसका आंसर है अ कॉस्टली बट यूजलेस थिंग। करेक्ट आंसर इज बी। 35 क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। तो 35 क्वेश्चंस भी इसी टाइप का सवाल है जिसमें यही पूछा गया है कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। पूछा गया है ट्रायल का। ट्रायल का जो हमारा मीनिंग, सेम मीनिंग पूछा है मतलब सिनोनिम्स पूछा है। तो पहले हम जानते हैं कि ट्रायल को क्या कहते हैं, छा जाना या फिर ख्याति प्राप्त करना। तो अब हमारे सामने ये चार ऑप्शन है, इनमें से ख्याति प्राप्त करना या फिर छा जाना, इसका इससे मिलता जुलता कौन सा है। तो सभी ऑप्शन एक एक करके देखते हैं। ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है खिसकाना या सरकाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। फिर है डिफेम, डिफेम का अर्थ होता है बदनाम करना, डिफेम बदनाम करना। सी डांस, डांस नृत्य या फिर जो नाचना होता है उसे हम डांस कहते हैं। फिर हमारा ऑप्शन रहा डी, डी में है फेम, फेम का मतलब होता है ख्याति प्राप्त करना या फिर छा जाना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फेम। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं 36 क्वेश्चंस पर और ये रहा 36 क्वेश्चन। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। इसमें ये पूछा गया है कि इसका जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है, मतलब इसका विलोम शब्द। तो हमारे पास शब्द दिया हुआ है लेटेंट। लेटेंट का अर्थ होता है दोस्तों अव्यक्त, तो छिपा हुआ हो, गुप्त हो, जो हमारे सामने प्रकट नहीं हो। फिर इसका जो हमें इस सवाल में पूछा गया है अपोजिट वर्ड, तो इसका ए ऑप्शन है एपरेंट। एपरेंट का अर्थ होता है दोस्तों प्रकट, प्रत्यक्ष, जो हमारे सामने है, व्यक्त है, उसे हम एपरेंट कहते हैं। तो दोस्तों इसका यही इसका जो अपोजिट है, लेटेंट का अपोजिट वर्ड है एपरेंट। फिर हम अगले पर बात करते हैं। तो ये डोरमेंट, डोरमेंट का अर्थ होता है दोस्तों जो अव्यक्त है, सुप्त है, निष्क्रिय है। तो ये तो फिर लेटेंट का ही सिनोनिम्स हो गया। फिर है एम्पल। तो दोस्तों एम्पल का अर्थ होता है प्रचुर या फिर विस्तृत। और चौथा ऑप्शन है इलीगल। इलीगल को तो हम सभी जानते हैं, जिसे अवैध कहते हैं, जो कानूनी रूप से मान्य नहीं हो उसे हम इलीगल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इज एपरेंट। एपरेंट इज लेटेंट, इट इज opposite word of
अब हम चलते हैं 37 क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, अपोजिट वर्ड से संबंधित है। तो ये पिछले ही सवाल के क्वेश्चन के ऑप्शन से लिया गया क्वेश्चन है। डोरमेंट का पूछा गया है, और डोरमेंट की अभी अभी हमने बात की कि जो शांत है, सुप्त है, जो हमारे सामने नहीं है, अव्यक्त है। तो इसका जो अपोजिट वर्ड है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो इसका दोस्तों, अब हमने ये अव्यक्त है, शांत है, सुप्त है, तो इसके लिए जो परमानेंट तो हो नहीं सकता। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। हाँ, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय होता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है एक्टिव। फिर ऑप्शन सी है एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, और बी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज बी, एक्टिव। अब हम चलते हैं 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, जो नियरली अप्रोप्रिएट अपोजिट मीनिंग देने वाला शब्द कौन सा है। तो हमारे पास दोस्तों जो ये क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है शैम। तो मतलब शैम का मतलब होता है दोस्तों लज्जा होता है, शर्म होता है, अपमानित होता है। तो हम एक अपने आप में लज्जा, या कहते हैं ना शंका कहते हैं, जिसे हम शर्माते हैं। तो शैम का जो क्या आंसर होगा, इसका अपोजिट क्या होगा, डिग्निटी। डिग्निटी होगा, ग्लोरी होगा, या फिर शाइनिंग होगा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इन सभी के एक एक के अर्थ जानते हैं। शैम का हमने जान लिया कि लज्जा या शर्म। तो हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, मर्यादा, गरिमा, सम्मान। डिग्निटी का मतलब होता है मर्यादा, सम्मान, या फिर गरिमा। फिर ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है गौरव, या फिर महिमा। और शाइनिंग का मतलब होता है चमकना। तो इसका सही आंसर इज ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है दोस्तों जो हमारा गौरव है, आत्मरक्षा है, हमारी महिमा है। तो ये इसका सैम का अपोजिट वर्ड है। अब हम चलते हैं 39 क्वेश्चन पर। 39 क्वेश्चन इज सेम, इसी टाइप का सवाल है, जिसमें भी यही पूछा गया है कि नियरली अप्रोप्रिएट अपोजिट मीनिंग क्या है। तो हमें पूछा गया है प्राइड का। तो प्राइड का मतलब होता है दोस्तों अभिमान या फिर गर्व। तो इसका हमें अपोजिट मीनिंग पूछा है। तो इसका प्राइड का अपोजिट क्या होगा, इनेमी होगा, जस्टिस होगा, या फिर ह्यूमिलिटी होगा, या फिर प्रेस्टीज होगा। बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। प्राइड का हमने बता दिया, प्राइड का मतलब होता है अभिमान या फिर गर्व। तो अब एक एक करके जानते हैं कि इसका ए ऑप्शन इज इनेमी। एनेमी का मतलब होता है दुश्मन, शत्रु। और ऑप्शन बी इज जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है दोस्तों न्याय, न्याय करना। फिर हमारा पास है सी ऑप्शन इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का अर्थ होता है दोस्तों नम्रता, नम्रता, विनय। और विनय का भाव होता है जो नम्र पद होता है, तो इसको हम ह्यूमिलिटी कहते हैं। और प्रेस्टीज, प्रेस्टाइज का मतलब होता है आदर, सम्मान, गौरव। तो ये तो फिर लगभग इसके जो सिनोनिम्स थे। अब हमें इसका पूछा गया अपोजिट वर्ड। तो अपोजिट वर्ड इज आंसर ह्यूमिलिटी, इसका सही आंसर है दोस्तों। तो इसका सही आंसर इज ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। इसमें भी यही पूछा गया है कि इसका अपोजिट वर्ड क्या है, कर्टेल। इसमें हमें पूछा है, वर्ड दिया हुआ है कर्टल। कर्टल का हमें निकालना है अपोजिट वर्ड। तो इसका कर्टल का मतलब होता है दोस्तों कम करना। तो इसमें से बताइएगा इसका अपोजिट वर्ड क्या है। ऑप्शन ए शॉर्टन होगा, ऑप्शन बी श्रिंक होगा, या फिर ऑप्शन सी क्लोज होगा, या फिर ऑप्शन डी लेंथन होगा। लेंथन होगा। तो दोस्तों बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। एक एक करके हम सभी की अर्थ जान लेते हैं। शॉर्टन का मतलब होता है दोस्तों कम करना, छोटा करना। और श्रिंक का मतलब है सिंकोड़ना, क्लोज का मतलब बंद या फिर सूक्ष्म। और ये लेंथन का अर्थ होता है लंबा करना, तानना। तो दोस्तों कर्टल का जो अपोजिट मीनिंग वर्ड है वो अप्रोप्रिएट, लेंथन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसका सही उत्तर डी ऑप्शन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन। जो ये चार दिए हुए हैं इनमें से
जो सही स्पेलिंग है वो कौन सी है। तो इसके लिए दोस्तों सही इसकी स्पेलिंग 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे सामने। एक है AMPLIFI, AMPLEFI, EMPLIFI या फिर EMPLEFI। दोस्तों इसका सही आंसर ए है AMPLIFI। इसका अर्थ होता है जो ध्वनि बढ़ाने वाला यंत्र होता है, ध्वनियों को रिकॉर्डिंग करना या फिर उसको आगे ले जाना। जो एम्पलीफायर है इसे हम एम्पलीफाई कहते हैं। तो दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन। ये भी इसी टाइप का सवाल है, इसमें भी यही पूछा गया है कि इसमें कौन सा जो स्पेलिंग है वो सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 PNEUMATIC, NEUMATIC, NEWMATIC, NEUMATIC। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए होगा PNEUMATIC, जिसका अर्थ होता है फेफड़ों से संबंधित न्यूमेटिक या फुफ्फुसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 इज ऑन योर स्क्रीन। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन। इसमें भी यही पूछा गया है कि सही आंसर क्या है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन रहा ये आपका ECOSTIC, बी ऑप्शन ACOSTIC, सी ऑप्शन ACOUSTIC, ऑप्शन डी इज ACCOUSTIC। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इज सी ACOUSTIC, अकॉस्टिक। अकॉस्टिक का अर्थ होता है दोस्तों ध्वनि से संबंधित, एक्यूस्टिक्स का अर्थ होता है ध्वनि से संबंधित। तो करेक्ट आंसर इज दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन सी ACOUSTIC। नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन। ये भी इसी टाइप का सवाल है जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सही ऑप्शन है उसको हमें ढूंढना है, सही स्पेलिंग कौन सी है। ANARGATIC, ऑप्शन बी ANERGETIC, ऑप्शन सी ENERGETIC या फिर ENERGETIC। तो दोस्तों इसका सही आंसर डी ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन है ऑप्शन डी एनर्जेटिक, ENERGETIC, एनर्जेटिक मतलब उत्साही, उमंग। इसका आंसर इज स्पेलिंग सही। अब है क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन। ये भी इसी टाइप का सवाल है। तो इसमें दोस्तों जो इक्विवेलेंट है उसकी मीनिंग को आगे पीछे करके दी हुई है। तो ऑप्शन ए EQUIVALENT या फिर EQUIEVALENT, सी ऑप्शन और ए ऑप्शन सेम है, या फिर ऑप्शन डी EQUEVALENT। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर इज इक्विवेलेंट, EQUIVALENT। जो दो ऑप्शन है ए और सी इज करेक्ट आंसर। ये दोनों ऑप्शन सेम आ गए तो ये ए और सी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 46 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। ये मॉडल से संबंधित सवाल है। सी ब्लैंक्स वर्क हार्ड इफ शी वांट्स टू टॉप द मेरिट लिस्ट। ये मॉडल से संबंधित सवाल है। सी ब्लैंक्स वर्क हार्ड इफ शी वांट टू टॉप द मेरिट लिस्ट। तो ऑप्शन ए मस्ट हैव, ऑप्शन बी मस्ट, ऑप्शन सी मस्ट बी, ऑप्शन डी शुड। तो इसमें ये कहा गया है कि यदि उसे मेरिट में टॉप आना है तो उसे क्या हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें ये ऑब्लिगेशन है, हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक आप टॉप पर आ नहीं सकते। तो ये सीधा सा सवाल है, इसमें मस्ट आएगा, जिसमें ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है कार्य करने की। तो इसके लिए मस्ट, क्योंकि मस्ट आएगा, मस्ट के लिए हमें मॉडल का प्रयोग मस्ट होगा, क्योंकि मेरिट में टॉप आना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कड़ी मेहनत के बिना हम टॉप नहीं आ सकते, इसलिए इसमें ऑब्लिगेशन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, सेंटेंस हैज एन एरर एंड मार्क दैट पार्ट। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें एक सेंटेंस कंप्लीट है। इस सेंटेंस में हमें पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन है इसमें किस पार्ट में एरर है। तो
हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, नाइदर ही नॉर ही हिज ब्रदर कैन वॉक फास्टर देन मी। तो दोस्तों इसमें इसका अर्थ ये है कि न ही वह और ना ही उसका भाई, ना तो वह ना ही उसका भाई वह मेरे से फास्ट चल सकता है या वॉक कर सकता है। तो इसमें दोस्तों ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सवाल है, कॉन्कर्ड का सवाल है। तो इसमें ये होता है कि कॉन्कर्ड में जो ये है नाइदर और नॉर, आइदर और, तो इसमें ये होता है कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा निकटस्थ कर्ता के हिसाब से अगली वर्ब उसकी आती है। तो इसमें हमारा जो नाइदर और नॉर में निकटस्थ कर्ता है, मतलब सेकंड जो सब्जेक्ट है वो है हिज ब्रदर, और हिज ब्रदर हमेशा ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हमारा जो ये है तो कैन वॉक्स फास्टर देन मी। तो इसका आंसर सही दोस्तों ये होना चाहिए था, इसमें एस नहीं आया, एस नहीं आने की वजह से ये एरर इस पार्ट में है। तो नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कैन वॉक्स फास्टर देन मी, करेक्ट सेंटेंस ऐसे होता है। अब हम चलते हैं, इसका सी आंसर सही है। 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस से संबंधित सवाल है। तो ये पूछा गया है, कुड यू पास द साल्ट। ये भी मॉडल का पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कुड द साल्ट बीन पास्ड, कुड द साल्ट बी पास्ड बाय एनीवन, कुड द साल्ट बाई पास, कुड द साल्ट बाई पास। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो डी है, क्योंकि ये मॉडल का सवाल है और मॉडल को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो कुड के बाद में जो भी मॉडल है, मॉडल के बाद में हम बी लगा, इसके बाद में बी लगाते हैं, बी के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जिसमें ये कहा गया है कि देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर एडमिशन टू दिस कॉलेज। किसी कॉलेज के बारे में, एडमिशन के बारे में रूल्स और उसके रेगुलेशन के बारे में बात की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि उस कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। तो इसके मतलब स्ट्रिक्ट, अब हार्ड एंड फास्ट नहीं है तो स्ट्रिक्ट हो नहीं सकता। अब फिक्स्ड भी नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड होते तो हार्ड एंड फास्ट होते, और स्लो का तो कोई मतलब नहीं है, स्लो नियम रूल्स होते नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो आंसर ए इज इजी। इसका आंसर होगा इजी। इजी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, वो इजी होता है। अब हम नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन और इसका लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, ही डाइड इन हार्डनेस। ये एक इडियम्स है, इसका अर्थ होता है डाइड व्हाइल वर्किंग। तो दोस्तों ये पेपर के बारे में हमने अच्छे से जानकारी और इसको बहुत ही एक्यूरेसी के साथ इसका आंसर निकाला, हमने खोजा, आपने और हमने इसका अध्ययन किया। तो इसका सही आंसर इज डाइड व्हाइल वर्किंग, कार्य करते के दौरान मरना, उसे हम ये कहते हैं ही डाइड इन हार्नेस। क्या कहते हैं, ही डाइड इन हार्नेस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर इज डाइड व्हाइल वर्किंग। तो दोस्तों आज हमने इंग्लिश से संबंधित जो भी सवाल आए थे इसमें उसको विश्लेषण किया, उसका एनालिसिस किया एंड आंसर देखा, और प्रत्येक ऑप्शन का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होती है, उसको भी समझा, ताकि आने वाली जो भर्तियां हैं उसमें हम अच्छे से मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। तो दोस्तों कुल मिला के ये कहा जाता है कि ये जो इंग्लिश का पेपर था वो काफ़ी इजी था, इसका लेवल बहुत ही अच्छा था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो इसके लिए दोस्तों इसमें आपके 23 से 25 नंबर आराम से आने चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी सवाल था, इजी पेपर था। तो दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे कि कल हम इसका अगला सॉल्यूशन जो रीजनिंग एंड मैथ्स का रहा हुआ है उसको ज्वाइन करेंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगा है और कोई आपका मित्र है जिसने आखिरी एमटीएस का पेपर दिया था तो उसको सॉल्यूशन के लिए ये लिंक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले। और अधिक जानकारी के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बालोत्रा आश्रम,
वहाँ जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका जो PDF है वो भी हम वहाँ टेलीग्राम